नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। माना कि दर्द सिर के वास्ते चंदन का लगाना है मुफीद, पर इसको घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। कई बार हम समस्याओं का इलाज कराते हुए, उनका उपचार ढूंढते हुए खुद इतने अधिक परेशान हो जाते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इलाज न करवाया जाए, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक पैथी से दूसरी पैथी की ओर जाने लगते हैं। इलाज के साथ होने वाली जटिलताएं कुछ इस तरह से घेर लेती हैं कि इलाज करवाना भी उनको एक मुसीबत लगने लगता है। ऐसे में हमेशा यही बात मन में आती है कि क्यों ना इलाज का कोई ऐसा विकल्प हो जिससे आराम तो मिले लेकिन उससे वाली जटिलताएं कम हो, यानी साइड इफेक्ट्स का खतरा कुछ कम हो। और जब ऐसा होता है तो जहन में नाम आता है होम्योपैथी का। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक और सरल चिकित्सा पद्धति है, कई रोगों के इलाज में प्रभावशाली है। साथ ही ऐसे रोग जो बहुत अधिक गंभीर होते हैं उनसे राहत में भी होम्योपैथी का विशेष महत्व है। एलर्जीज की बात करें, चाहे श्वसन एलर्जीज हो या फिर त्वचा की समस्याएं, और बहुत सी ऐसी जटिलताएं हैं जिनसे इलाज में और राहत में होम्योपैथी विशेष तौर पर प्रभावशाली है। आज हम होम्योपैथी के महत्व के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका प्रभावशाली तरीके से उपचार किया जा सकता है होम्योपैथी के माध्यम से। साथ ही होम्योपैथी चिकित्सा किस तरह से कार्य करती है ये बताएंगे विशेषज्ञ। होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में एक रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी रोगों के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकती है। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। विशेष तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, रुचि, उम्र, शारीरिक परीक्षण, रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। होम्योपैथिक दवाओं में 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती हैं। इन्हें लेने पर साइड इफेक्ट्स की संभावना कम होती है। फिर भी होम्योपैथिक दवाएं विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोग के लिए होम्योपैथिक दवाएं अलग अलग रोगी में अलग होती हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों पर होम्योपैथी का उपचार निर्भर करता है, जिसका निर्धारण होम्योपैथिक विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। होम्योपैथिक दवाएं लेने पर विशेषज्ञ द्वारा कुछ परहेज भी बताए जाते हैं। साथ ही दवाओं को विशेषज्ञ द्वारा बताए गए समय अनुसार और सही मात्रा में लेना चाहिए। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो जटिल रोगों के इलाज में काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बदलते हुए मौसम में होने वाली समस्याएं हो या फिर आने वाला गर्मी का मौसम किस तरह की समस्याएं आपके लिए ला सकता है और कैसे होम्योपैथी के माध्यम से उन समस्याओं से राहत मिल सकती है। जीवन शैली से संबंधित कई प्रकार के रोग हैं जो लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करते हैं। ऐसे में होम्योपैथी चिकित्सा आपके लिए कितनी प्रभावशाली हो सकती है ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, प्रिंसिपल एंड हेड डॉक्टर BR सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। लगभग 33 वर्षों का इन्हें एक्सपीरियंस है। ही हैज़ वर्कड फॉर होम्योपैथिक फिलॉसफी, क्रॉनिक डिजीजेज एंड साइकोलॉजी एंड स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर एडोलेसेंट हेल्थ। ही हैज़ holds many important positions like medical officer, homeopathy in SSB, Ministry of Home Affairs for more than 4 years, nodal officer for a module at NHMC and remained president of NHMC Alumni Association for 2 years. बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज गुप्ता आपका।
होम्योपैथी विशेष तौर पर जो लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं यानी क्रॉनिक डिजीजेस, उन पर किस तरह से प्रभाव डालती है और क्या है इसके लाभ, बताने के लिए उपस्थित हैं हमारे साथ डॉक्टर कुशल बैनर्जी, homeopath. He is trained in evidence-based medicine and applied nutrition from India, UK and United States of America along with Malaysia. His expertise are chronic liver disease and specifically kidney failure. Around 20 years of experience, he has been part of international conferences and published papers in professional and journals, and he also runs charitable activity clinics for the different patients with chronic ailments. बहुत स्वागत है डॉक्टर कुशल बैनर्जी आपका। होम्योपैथी की जब बात आती है तो इसे लेकर कई धारणाएं हैं। कुछ लोग इसको अंतिम विकल्प मानते हैं तो कुछ को लगता है कि धीरे काम करती है और पहले समस्या बढ़ जाएगी, उसके बाद ही समस्या कम होनी शुरू होगी। कुछ को एक जटिल प्रक्रिया लगती है। इन तमाम धारणाओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर होम्योपैथी की जानकारी आप चाहते हैं या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है और नंबर है 23097648 एंड 23097671। इन दो नंबर्स पर आप कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का महत्व क्या है और किस तरह से कारगर है उन रोगों के लिए जो लंबे चलते हैं, जटिल हैं और गंभीर भी सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीरज गुप्ता आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं लोगों की जागरूकता और होम्योपैथी की तरफ जाने का जो उनका रुझान है। कई बार लोगों को लगता है कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा है कि जब कोई भी रोग ठीक ना हो रहा हो, थक हार कर बैठ जाएं, उसके बाद ही होम्योपैथी का प्रयोग किया जाए। जानकारी और जागरूकता के स्तर पर किस तरह से बताना चाहेंगे होम्योपैथी को अपनाने की जो चाहत है और इसकी उपलब्धता क्या देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली लोग इनको अपना रहे हैं। पीछे देखा जाए तो लगभग 2023 की रिपोर्ट जो हमारे एक कमेटी की है वो ये कहती है कि लगभग 14% हमारी जो पॉपुलेशन है वो होम्योपैथी को अपनाती है और होम्योपैथी हैज़ कम टू फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर एलोपैथी। तो एलोपैथी के बाद होम्योपैथी का चयन किया जाता है। जो आयुष सिस्टम्स के अंडर जो हमारी पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां, जिसमें आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, तो होम्योपैथी की जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है लोगों के अंदर। ये देखा जा रहा है कि हमारे पास लगभग 7,900 बेड्स हैं 850 प्लस मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और डिफरेंट डिस्पेंसरीज हैं जो कि दिल्ली और बाकी राज्यों में भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स की हैं और उनके अंदर काफ़ी फॉलोअप और फ्लो पेशेंट्स का आता है जी। और लोग जो हैं काफ़ी इस पे मनन करते हैं और चिंतन करते हैं और इस चीज़ को अपना रहे हैं क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि होम्योपैथी एक बिल्कुल सरल उपाय है। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई इसमें डेंजर नहीं होता। ये मानते हैं कुछ लोग कि पहले रोग जो है बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस में बढ़ता है लेकिन वो कुछ समय बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। उसको हम होम्योपैथिक एग्रीवेशन कहते हैं। तो ये एक अगर ऐसी चीज़ किसी व्यक्ति को देखने को मिलती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये लोगों में गलत धारणा है कि पहले रोग बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जहाँ तक बात है कि क्या क्या बीमारियाँ हम लोग कवर करते हैं, इसमें बहुत जो एरियाज़ हैं होम्योपैथी के, सबसे पहले हम बात करेंगे चर्म रोगों की, यानी कि स्किन डिजीज़, रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हैं या स्किन एलर्जीज़ हैं। दूसरी बात है कि ये मेंटल हेल्थ। आज की डेट में मेंटल हेल्थ को काफ़ी गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है और मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी बातें भी होती हैं, चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आज के जो युग में जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन बच्चों के अंदर देखा जाता है, जो पहले कभी बड़ों में देखा जाता था, आज की डेट में बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है। एडोलेसेंट हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एडोलेसेंट में भी मिलता है। हमारे जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्व्स को लेकर के, स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने पहले बात की। तो इन एरियाज़ में काफ़ी होम्योपैथी की चिकित्सा कामयाब रहती है जी। तो और ये भी कहा जाता है कि सूक्ष्म स्तर पर जब भी कोई रोग शुरुआत होती है उसकी तो पहले
मन में होती है, यानी सूक्ष्म स्तर पर होती है। इसलिए भी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना, उसे बेहतर रखना बेहद आवश्यक है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं होम्योपैथी के लाभ और प्रभाव के बारे में। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर कुशल बैनर्जी और हमारे खास विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर मोहित माथुर, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 21 वर्षों का इनका एक्सपीरियंस है। ही इज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इन क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑफ rheumatoid arthritis, has published more than 23 research papers in international and national journals. Expertise is autoimmune diseases, osteoarthritis, rheumatoid arthritis and specifically chronic lifestyle related diseases. बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहित माथुर आपका भी आज के कार्यक्रम में। विशेष तौर पर होम्योपैथी के महत्व को हम समझ रहे हैं। डॉक्टर कुशल बैनर्जी, क्या लाभ आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, सिद्धांत जिन पे होम्योपैथी चिकित्सा काम करती है और किस तरह से अलग है दूसरी पैथी से? तो होम्योपैथी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। जो होम्योपैथी टर्म का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसका फ्रेज जो हम एक बेसिक प्रिंसिपल होम्योपैथी में माना जाता है कि लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। इसका ये मतलब है कि जब एक मेडिसिनल सब्सटेंस को एक हेल्दी आदमी में दिया जाए, वो जो सिम्टम्स पैदा करता है वही सिम्टम्स लेकर अगर कोई मरीज़ आता है तो उस दवा को देने से वो सिम्टम्स या वो बीमारी चली जाती है। होम्योपैथी के कई लाभ हैं, डॉक्टर गुप्ता ने बड़े डिटेल में कई चीज़ें बताई। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्टिकुलरली एलर्जीज या कोई भी रिकरेंट कंडीशन की जब इलाज की जाती है तो उसमें होम्योपैथी कुछ खास कारगर मानी जाती है। जब आए झट से उसको दबा देने में कई सिस्टम्स में काम होता है, बट अगर आने का सिलसिला ही कोई बंद करना चाहे तो उसमें होम्योपैथी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जैसे हार्ट डिजीज़, हम अब इंडिया अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ कैपिटल और हाइपरटेंशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने चला है, कुछ चीज़ों में बन चुका है जी। और उनसे फिर बनती हुई आगे की जो लॉन्ग टर्म सीक्वलें हम लोग बोलते हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव मरीज़ों में हार्ट की और इश्यूज़, इन चीज़ों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। होम्योपैथी शुरू से ही जब से होम्योपैथी डिफ़ाइन हुआ, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने इसको दुनिया में लेके आए, तब से एक होलिस्टिक अप्रोच रहा है जो आज अलग सिस्टम्स में रिसेंटली जिसकी इम्पोर्टेंस समझी जा रही है। होम्योपैथ्स शुरू से ही इन चीज़ों को जानते हैं कि एक पेशेंट को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी पूरी लाइफस्टाइल को देखें, वो सुबह से शाम तक क्या करता है, क्या खाता है, कब सोता है। इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस आज हम समझ रहे हैं, होम्योपैथ्स सदियों से जानते हैं एंड वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है जी। और इसीलिए होम्योपैथी में जब भी किसी विशेषज्ञ के पास रोगी जाता है तो एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है कि उनकी तासीर कैसी है, रहन सहन कैसा है, प्रकृति कैसी है, इन सब की बात होती है और उसके हिसाब से ही एक समस्या के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दवा भी दी जा सकती है। डॉक्टर माथुर, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। नरेश पांडा जी का ईमेल है, वो ये पूछ रहे हैं कि होम्योपैथी रोगियों के लिए जो डायबिटीज़ अगर किसी को है तो होम्योपैथी में किस तरह का उपचार उपलब्ध है, और जैसा आमतौर पर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस में होता है, चाहे डायबिटीज़ की बात की जाए, ब्लड प्रेशर की बात की जाए या हार्ट डिजीज़ की बात की जाए, उसके अंदर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खाना होता है अगर कोई एलोपैथी को फॉलो कर रहा है। क्या होम्योपैथी में राहत मिल सकती है इस तरह की बीमारियों से? और साथ ही जो जटिलताएं जुड़ी होती हैं जिनका जिक्र डॉक्टर कुशल ने भी किया कि एक बीमारी है लेकिन उसका प्रभाव लगभग शरीर के हर अंग पर हो रहा है और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या उनको बचाव करने में या उनको डिले करने में भी होम्योपैथी कारगर है? जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। और जैसे कि डॉक्टर बैनर्जी ने कहा कि इंडिया एक डायबिटीज़ कैपिटल बनती जा रही है और डायबिटीज़ का प्रेवलेंस जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन एज करती है उसका प्रेवलेंस भी बढ़ जाता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि डायबिटीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन में, जैसे कि मोटापा, जैसे कि अंडर एक्टिविटी। अब जैसे वेस्टर्न कल्चर की वजह से हम इतना फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स अब ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसकी वजह से डायबिटीज़ का प्रेवलेंस भी पॉपुलेशन में काफ़ी हो गया है। डायबिटीज़ हो जाने के बाद ठीक है, डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकती, बट
एक पर्सन हेल्दी रह सकता है, कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है अगर हम डायबिटीज़ को ढंग से मैनेज करें। तो उसमें होम्योपैथी काफ़ी लाभदायक हो सकती है, बिकॉज हम पेशेंट एज ए होल को ट्रीट करते हैं। सो पेशेंट की जितनी भी उसका क्लिनिकल स्टेट को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ससेप्टिबिलिटी, उसकी जो पूरा जो क्लिनिकल स्टेट का विश्लेषण करके हम दवाई दे सकते हैं। प्लस अगर हम पीरियोडिकली पेशेंट्स को चेकअप करें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए उसका प्रॉपर चेकअप किया जाए जी। तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को से बचा जा सकता है और पर्सन कैन स्टे हेल्दी। राइट। एक और ईमेल है, गुलशन राणा जी का ईमेल है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, सवाल उनका यह है कि बेटी की आयु जो है वो 16 वर्ष की है, PCOS की समस्या है। इन्होंने एलोपैथी भी ट्राई की है और काफ़ी समय से उपचार करवा रहे हैं। क्या होम्योपैथी में इस समस्या के लिए कोई प्रभावशाली उपाय है जिससे राहत मिल सकती है? जी, गुलशन जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। PCOS की यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ के नाम से ये रोग जाना जाता है। जनरली ये फीमेल्स में आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि 14-15 साल की उम्र से ही शुरुआत हो जाती है और इसमें सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज़ के अंदर। एक में हो सकते हैं या दोनों ओवरीज़ में बायलेटरल हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम, आगे पीछे कुछ हार्मोन्स की क्षमता देखते हैं बढ़ जाती है, कुछ कम हो जाते हैं। जो फीमेल हार्मोन्स हैं, FSH है, LH है, और ये चीज़ें जब इम्बैलेंस होती हैं तो ये कोई ना कोई बीमारी का रूप लेती हैं, जो कि ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं और इसके कारण से पीरियड्स में अनियमितताएं शुरू हो जाती हैं। ना केवल वो देखा जाता है कि चेहरे पे बाल का आना, मोटापे का बढ़ना, भूख में भी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो वज़न का बढ़ना भी एक चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो पेशेंट्स आते हैं वो ये समस्याएं लेकर के आते हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या डिले हो रहे हैं या इरेगुलर हो रहे हैं या चेहरे पे बाल आ रहे हैं। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनके टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में जब पता लगता है कि यस ये इम्बैलेंसेस हार्मोन्स के हैं तो हम उनको डायग्नोसिस करते हैं कि ये PCOS हो सकता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जानकारी मिलती है कि कहाँ किस लेवल पे इनके सिस्ट बन रहे हैं और सिंगल है, मल्टीपल है, उनके साइजेस क्या हैं। जहाँ तक बात आती है उपचार की, होम्योपैथी में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिर्फ जो पैथोलॉजी है, सिर्फ जो आउटकम है वो नहीं देखते हम, पूरा उससे पहले क्या क्या समस्याएं रही हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है, मेंटल, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सारे एरियाज़ को कवर करते हुए उसके जो लक्षण सामने आ रहे हैं उनकी एक टोटलिटी बनाई जाती है। उन टोटलिटी के बेस पे हम दवा का चयन करते हैं। वो निर्भर करता है पेशेंट के कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। उसमें डाइट हो सकती है, उसमें उसका डेली का जो लाइफस्टाइल है वो हो सकता है। ये सारी चीज़ों के साथ हम चलते हैं, दवाई को देते हुए उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताते हैं। तो डॉक्टर का रोल सिर्फ दवा देना नहीं है। डॉक्टर का रोल होम्योपैथी में हम लोग मानते हैं कि उसको काउंसिल करना है, उसको गाइड करना है, उसको डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी बताने हैं। जी, क्योंकि इन सब से कुल मिलाकर जो उपचार होता है उससे लाभ भी होता है और जटिलताएं भी कम होती हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं हमारे साथ, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे को है ना L4-5 जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें, जी, कमर की साइड, हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये 2010 से प्रॉब्लम आई थी मेरे को जी। तो उस समय तो कम थी, फिर थोड़ा इलाज कराया, ठीक हो गई एलोपैथिक। वीरेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी है और अभी क्या समस्या है आपको? मैडम वो ही प्रॉब्लम है, मतलब पैरों में पहले दर्द होता था, सुइयां सी चुभती हैं, कांटे से चुभते हैं। कितनी एज कितनी है आपकी? 45 इयर्स। डॉक्टर माथुर, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? स्पाइन का इशू है और जो झंझनाहट शायद कहना चाह रहे हैं कि सुइयां सी चुभती है, सेंसेशन कम हो जाता है, जो स्पाइन के काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ देखा जाता है, क्या करना चाहिए इन्हें? जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका L4, L5 के लेवल पे कुछ इन्होंने टेस्ट करवाए होंगे, तो इनको बताया गया होगा कि शायद डिस्क प्रोलैप्स है और हो सकता है इनके इसके साथ लंबर स्पॉन्डाइलोटिक चेंजेस भी आ गए हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा घिसाव हो गया है। तो पहले तो इनको हमें देखना होगा कि इनके जो रिस्क फैक्टर इनके केस में जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये हो सकता है कि इनकी ओबेसिटी है, ट्रंकल ओबेसिटी है, या फिर इनका प्रोफेशन, इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिस पे कमर पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है। तो पहले तो हमें उन रिस्क फैक्टर को रिमूव करने के लिए कोशिश करनी होगी। अगर इनका वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन के लिए इनको मेजर बताने होंगे।
फिज़िकल एक्टिविटी में कोई ऐसी चीज़ है जिससे कमर पे ज़्यादा जोर आ रहा है तो उसको हमें करेक्ट करना होगा। पेन रिलीव के लिए हम मेडिसिन का चयन होम्योपैथी में हम कर सकते हैं। पेन के जो मोडेलिटीज़, उसके जो बारीकियां हैं, उसको विश्लेषण करके हम होम्योपैथिक दवाई से इनका पेन रिलीव कर सकते हैं। और इसके बाद जब पेन रिलीव हो जाएगा, इसके बाद इनको ग्रेजुअली बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस कर सकते हैं जिससे कि आगे जाके इनको प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ट्रीटमेंट जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट करेक्शन, पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशन और फिर एक्सरसाइजेस, इन सब का रोल है। समय ज़रूर लगता है लेकिन उपचार संभव है वीरेंद्र जी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर कुशल बैनर्जी, मौसम बदल रहा है और इस समय जिनको श्वसन समस्याएं होती हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं और श्वसन संबंधी एलर्जीज भी काफ़ी बढ़ जाती हैं पोलन्स की वजह से, जो पराग के कण हैं या जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। किस तरह की समस्याएं और लक्षण देखते हैं आप इस समय जिन रोगियों को पहले से समस्या है या किसी में श्वसन संबंधी एलर्जी अगर एग्रीवेट होती है, और किस तरह के उपाय होम्योपैथी में प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं? और एक और सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं जनरली वो जब भी उस संवेदी तत्व के संपर्क में आते हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है। होम्योपैथी की अगर उपचार लिया जाता है तो क्या राहत इस हद तक हो सकती है कि ये जो बार बार परेशानी का सिलसिला है इसमें भी कहीं कमी आए? जी, एलर्जीज़ सीज़न चेंज के दौरान थोड़ा सा हम फ्लेयर अप ज़रूर देखते हैं। इसके कई वजह हैं। एक तो सडन जो टेम्परेचर के चेंजेस, ह्यूमिडिटी के चेंजेस, और जैसे आपने कहा विंड पॉलिनेटेड जो पोलन्स होती हैं, जो ट्रीज़ की पोलन्स होती हैं, ग्रास पोलन एक्सेट्रा एंड बर्च ट्रीज़, कई और तरीके के पोलन्स है। हम एलर्जीज़ के केसेस में एक बहुत स्पाइक देखते हैं इस दौरान जी। इस एलर्जीज़ की भी अगर कैटेगरीज मोटा मोटी किया जाए तो स्किन एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ में हम उसको बांट सकते हैं। रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ में भी हम एलर्जिक राइनाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन मोटा मोटी इन 3-4 एरियाज़ में हम रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ की भी फ्लेयर अप टेम्परेचर के साथ, सीज़न चेंज के साथ देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट, कई हमारे देश में, दुनिया भर में भी एयर क्वालिटी लेवल्स फ्लक्चुएशंस भी हमें एलर्जीज़ ट्रिगर करते हुए अब हम देख रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एंटिटी बनता चला जा रहा है। इन सारे एरियाज़ में होम्योपैथी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम रिकरेंस देख रहे हैं, बार बार एक साल के कोई टाइम में बीमारियां वापस आती हैं, सिम्टम्स बहुत अग्रेसिव होती चली जाती हैं, उसमें होम्योपैथी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि आस्ते आस्ते कुछ बातों में हम टॉलरेंस बिल्ड करने का भी आशा रख सकते हैं, क्योंकि हर ऐसा एलर्जन नहीं होता है जिससे बचाव हो सके। राइट। जैसे कि एयर क्वालिटी लेवल्स या टेम्परेचर चेंजेस, इवन पोलन, हम जानबूझ के हमेशा बचते चले जाएं, तो क्या अपने सिस्टम को तैयार किया जा सकता है उसके विपरीत? काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि ग्रेजुअली जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड्स हैं, राइनाइटिस की देख लें चाहे एस्मा की देख लें, होम्योपैथी की लॉन्ग टर्म दवाइयों के साथ हमें इसमें एक चेंज मिलता है। कभी कभी डिपेंडेंस जो दशकों से पेशेंट कोई दवाइयों पे है उसकी यूजेज बहुत कम हो जाती है, कुछ केसेस में छोड़ पाता है पेशेंट, तो बहुत ही ज़्यादा एक परमानेंट लेवल का इम्प्रूवमेंट हम होम्योपैथिक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मैनेज, एक ये हम नए तरीके से समझ रहे हैं कि स्ट्रेस का और एलर्जी का एक बहुत क्लोज रिलेशन पाया जा रहा है। हालांकि उसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझी नहीं जा रही है, तो खराब जैसे हम लाइफ स्ट्रेस का डिस्कशन करके स्ट्रेस को तो हटा नहीं सकते हैं, बट लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके स्ट्रेस का हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। इससे भी एलर्जिक एपिसोड्स की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में चेंज माना जा रहा है। ये एक जो आउट ऑफ द नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एलर्जी की मैनेजमेंट में। राइट। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं और एक कॉलर भी इंतजार में है। ये सभी प्रश्न और इनके समाधान जानेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है।
और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कैसे हमें स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। कॉलर हैं हमारे साथ ओडिशा से फोन लाइन पर बी पांडा साहब हैं। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। सर, डायबिटीज मैडम जी नमस्कार। फास्टिंग शुगर 200 से ज़्यादा रहता है। 200 से ज़्यादा रहती है, क्या आप मेडिकेशन पर हैं? हाँ जी। और आपकी एज कितनी है? 52 इयर्स। मेडिकेशन के बावजूद भी हाई लेवल रहते हैं इनके शुगर के। डॉक्टर माथुर क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे इन्होंने बताया कि इनका फास्टिंग ब्लड शुगर ही 200 के आसपास है, तो ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और पहला तो ये देखना पड़ेगा कि इनको डायबिटीज़ कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है। क्या कोई लाइफस्टाइल में कोई फैक्टर है जिसकी वजह से इनको डायबिटीज़ प्रॉपर मैनेज होने में दिक्कत हो रही है? तो लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करके उन कारणों का पता करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इनका डेली का फिज़िकल एक्टिविटी कितनी होती है, इनकी डाइट का पैटर्न क्या है, डाइट में क्या लेते हैं, प्लस कोई और कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है जिसका कोई और बीमारी जिसका वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सब फैक्टर्स पहले देखना होगा एंड उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं। बट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। राइट। ये पूछना होगा कि ये नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं और इनका खान पान कैसा है, ये काफ़ी कुछ डिटरमाइन करेगा कि इनका लॉन्ग टर्म में शुगर लेवल कंट्रोल होता है कि नहीं। जी डॉक्टर नीरज, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। अखिलेश कुमार मिश्रा जी का एक ईमेल है, वो ये कह रहे हैं उनके बच्चे की एज लगभग 10 वर्ष है और अपने एज के जो दूसरे बच्चे हैं उनकी अपेक्षा में, उनके कंपैरिजन में जो हाइट है उस तरह से बच्चा गेन नहीं कर रहा। क्या होम्योपैथी का कोई उपचार इसमें उसकी हेल्प कर सकता है, सपोर्टिव हो सकता है? जी देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि 10 साल का बच्चा है और हाइट अभी मालूम नहीं है कितनी है, लेकिन डेफिनेटली 14 साल तक बच्चे की हाइट ग्रो होती है और उसके बाद भी ग्रो होने में देखने को मिलता है। क्योंकि ये देखते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की हाइट क्या रहेगी, ना केवल वो, उसके खान पान, उसका जो ग्रोइंग ईयर्स में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी ले रहा है, फिज़िकल एक्सरसाइज कितनी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने को ज़रूरी हमें समझना है। और हम गाइड कर सकते हैं पेशेंट को, दवाइयाँ भी उपलब्ध होती हैं। वो हम क्या देखते हैं कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए पीछे हम समझते हैं कि बैकग्राउंड म्याज़म, एक म्याज़म का कंसेप्ट होता है होम्योपैथी में कि कौन सा म्याज़म है, कहाँ पर स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। ना केवल वो इंट्रायूटराइन जो लाइफ होती है माँ की जब प्रेग्नेंट होती है, तो उस पीरियड में क्या क्या इफ़ेक्ट रहे हैं, कोई स्ट्रेसर्स रहे हैं या नहीं रहे। प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं जो समय से पहले भी डिलीवर होते हैं, तो उनके अंदर भी हाइट या ग्रोथ जो है कम देखने को मिलती है। जो हार्मोन होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, अगर वो कहीं उसमें मात्रा में कमी हो रही है तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से भी हाइट कम होती है। तो पहले तो हमें ये देखना है इन्वेस्टिगेट करके कि रीज़न क्या बन रहा है। वो कॉज अगर समझ में आता है तो उस कॉज को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और दवाइयाँ भी ऐसी उपलब्ध हैं जो कि बैकग्राउंड को समझते हुए, म्याज़म को समझते हुए, फैमिली हिस्ट्री को समझते हुए, बच्चे के प्रेजेंट सिम्टम्स को देखते हुए हम उनको दवाइयाँ दे सकते हैं। जी
तो इधर उधर के विकल्पों पर मत जाएं, एक होम्योपैथी विशेषज्ञ से आप परामर्श ले सकते हैं और जान सकते हैं कि समस्या अगर हो रही है तो उसका कारण क्या है और उसके लिए सही समाधान जो उपलब्ध है उसकी तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर कुशल, एक ईमेल है, निवेदना जी हैं जो हमें मेल किया है, जिन्होंने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, इनकी मदर क्रॉनिक किडनी डिजीज से प्रभावित हैं, लगभग 2 वर्षों से एक किडनी काम कर रही है 50%। जाहिर तौर पर उपचार करवा रही होंगी एलोपैथी में, लेकिन होम्योपैथी में क्या इस कंडीशन में कुछ लाभ हो सकता है, जानना चाह रही हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक बहुत ही स्टबर्न ज़िद्दी किस्म का बीमारी माना जाता है, पर होम्योपैथिक दवाइयों से इन बीमारी को स्लो डाउन करना, प्रोग्रेशन रोक देना, कुछ केसेस में थोड़ा बहुत रिवर्सल भी देखा जा सकता है। वहीं ये भी समझना है कि इनको क्रॉनिक डिजीज़, किडनी डिजीज़ कहाँ से आया। अगर हाइपरटेंशन के वजह से, ब्लड प्रेशर के कई सालों के वजह से आया, शुगर, डायबिटीज़ के वजह से आया, इन चीज़ों की मैनेजमेंट कैसे चल रही है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ 3-4 दिन में भी अगर 1-2 आइटम्स गलत खा लिया जाए तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट ब्लड रिपोर्ट्स पे देखा जा सकता है। तो डाइट, और काफ़ी मुश्किल भी होता है किडनी पेशेंट्स के लिए, डाइट काफ़ी एक वाइड रेंजिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो अगर शुरू से किया जाए तो अलॉन्ग विद मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, तो हम अरेस्टेड रख सकते हैं, कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट की आशा कर सकते हैं। एंड कई पेशेंट्स की फिर डायलिसिस वैसी स्टेज पे पहुंचने से हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो राहत हो सकती है, आशा, उम्मीद अपने साथ रखनी है, सही विशेषज्ञ के पास जाना है और सही तरीके से इलाज लेना है। बहुत सारी धारणाएं होती हैं जो कई बार बाधक बनती हैं। ना पेशेंट पहली बार जो रोगी होता है वो विशेषज्ञ के पास नहीं जाता, इसमें समय नष्ट हो जाता है। जान लेते हैं क्या है हमारी सोच और विशेषज्ञ ये बताएंगे कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहला सवाल डॉक्टर नीरज आपसे, कि एक रोग में दी जाने वाली होम्योपैथी की जो दवा है वो परिवार के सभी सदस्य उपयोग कर सकते हैं, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि एक दवा जो अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के लिए है वो पूरे परिवार में चलेगी, क्योंकि हम लोग जो दवाई का निर्धारण करते हैं या चयन करते हैं वो उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री को समझते हुए उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या इंडिविजुअलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि होम्योपैथी एक टेलर मेड सिस्टम होता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम टेलर के पास जाते हैं, उसकी फ़िटिंग कराते हैं, तो जो फ़िटिंग एक व्यक्ति की है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वो फिट आए। तो ऐसे ही होम्योपैथी के बारे में हम समझते हैं कि होम्योपैथी दवा ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में जो अगर फैमिली का मेंबर है उसमें एक मेडिसिन हमने सेलेक्ट करके दे दी तो वो सारे फैमिली में चल पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा एलोपैथी की तरह कि मान लीजिए पेट दर्द की या सिर दर्द की दवा है, एक बार लाए और जिसको सर में दर्द है या पेट में दर्द है उसे दे दिया गया। बिल्कुल जी। दूसरा जो एक धारणा है डॉक्टर कुशल कि होम्योपैथी दवा क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो यदि अधिक मात्रा में ले ली जाएगी, जितनी अधिक मात्रा होगी प्रभाव उतना जल्दी होगा और उतना बेहतर होगा। जी नहीं, ये धारणा भी गलत है। होम्योपैथिक दवा की डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम उसको कर लें तो आपके शरीर में कुछ हानिकारक कुछ नहीं होगा, पर आप दवाई का एफिकेसी ओवर अ पीरियड उसको कम कर सकते हैं क्योंकि आप एक्सेस में ले रहे हैं। एंड पेशेंट जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपकी बीमारी की असेसमेंट में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जो दवा चेंज नहीं करने की ज़रूरत थी चेंज करनी पड़ जाए बिकॉज आपने एक्सेस में लिया। बट साइड इफ़ेक्ट्स का या कोई टॉक्सिक इफेक्ट का डर दवाइयों में, होम्योपैथिक दवाइयों में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में खा ली गई तो उसका बहुत अच्छा और जल्दी प्रभाव हो जाए। जी नहीं, ये गलत है। डॉक्टर माथुर, एक और धारणा जो बहुत लोगों में होती है कि होम्योपैथी इलाज का अंतिम विकल्प है, यानी जब कोई इलाज काम ना आए तभी होम्योपैथी को अपनाएं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे कि एक कॉलर, एक ईमेल का ही आपने उदाहरण दिया क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, तो हम हमेशा चाहते हैं कि पेशेंट को अर्लीस्ट स्टेज में देखा जाए जब किडनी डैमेज मिनिमम हो। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हम होम्योपैथिक इलाज किसी भी बीमारी की इनिशियल स्टेज में अगर हम शुरू करते हैं तो रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि लास्ट ही विकल्प होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो होम्योपैथी को
प्रथम विकल्प के तौर पर अपनाएं, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स कम है और ये भी नहीं है कि बहुत लंबा समय लेती है काम करने के लिए, इसलिए जितनी जल्दी आप विशेषज्ञों के पास जाएंगे उतनी ही जल्दी रोग आपसे दूर चले जाएंगे। फिलहाल एक कॉलर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप प्रसाद जी? सारी को फ्रैक्चर किया था जी, नीचे वाला भाग। आप प्रश्न दोहरा दीजिए। फ्रैक्चर करने के बाद हम अंग्रेजी दवा खाएं लेकिन सूजन नहीं जा रहा है सर। समस्या क्या है आपको? यानी पैर फूला हुआ है, वो सूजन नहीं समाप्त हो रहा है। सूजन समाप्त नहीं हो रही है इनके लिए। डॉक्टर नीरज क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सूजन कहाँ है, किस एरिया की है, किस पार्ट की है, वो देखना ज़रूरी है। शायद इनकी बातों से हमें समझ में नहीं आया कि ये सूजन कहाँ की बता रहे हैं, और उसके बाद हमें जानना है कि ये सूजन जो आई है कि मसल में है, जॉइंट में है या बोन में है। कोई इंजरी हो सकती है, इंजरी के बाद अगर कई कंडीशंस में फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो सूजन फ्रैक्चर की वजह से भी आती है और कितने समय से है वो बहुत ज़रूरी है। सूजन के जो लक्षण हैं उसके साथ दवा पेन है नहीं है, स्वेलिंग के साथ रेडनेस है नहीं है, सारी चीज़ें एक डॉक्टर निर्धारित करेगा। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो भी नियरेस्ट निकटतम डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें और ज़रूर उपचार संभव हो सकेगा। जी डॉक्टर नीरज, एक और प्रश्न है आपके लिए। भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनकी वाइफ की एज है 30 इयर्स, थायराइड की समस्या है इनको। होम्योपैथी में कितना जल्दी राहत मिल सकती है? क्या होम्योपैथी को अपनाना एक अच्छा उपाय होगा? जी देखिए, ये भी एक लाइफस्टाइल हाइपोथायरॉयडिज्म जी, इसमें भी जो हमारे हार्मोन हैं, स्पेशली जो थायराइड हार्मोन है, 3 हार्मोन होते हैं, T3, T4 और TSH। जो TSH का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है और हाइपोथायराइड में वज़न का बढ़ना और पीरियड्स में अगेन जैसे हमने PCOS की बात की, इसमें भी पीरियड्स कई बार मिस होते हैं। तो ये देखने को मिलता है लक्षण के रूप में। और ख़ास करके क्या होता है कि गर्मी का लगना या इंटॉलरेंस हो जाती है हीट के प्रति, तो ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ तक होम्योपैथी का संबंध है, होम्योपैथी के जो दवाएं हैं उसका चयन पूरी हिस्ट्री लेकर के हम करते हैं, सिर्फ थायराइड के लेवल्स को देखते हुए नहीं करते कि थायराइड का हार्मोन इतना जा रहा है, लेवल इतना जा रहा है, वो एक आउटकम है, दैट इज़ पैथोलॉजी। पर उसके पीछे क्या उसके रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या स्ट्रेसर्स हैं, क्योंकि थायराइड कई बार स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है। और जनरली कई फीमेल्स के अंदर देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी थायराइड डेवलप होता है। तो अगेन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या उसके टोटल मेंटल स्टेटस था, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके सिम्टम्स को देखते हुए, बैकग्राउंड देखते हुए, फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, वो सारे एरियाज़ को हम एक टोटल एनालिसिस करते हैं, सिम्टम्स को समझते हैं और फिर दवा का चयन किया जाता है। संभव है, इलाज बिल्कुल संभव है, ऐसा नहीं है। हार्मोनल डिसबैलेंस है ज़रूर, लेकिन होम्योपैथी में इलाज संभव है। और जितना जल्दी पेशेंट को हम होम्योपैथी के अंदर लाएंगे उतना जल्दी इलाज और उपचार हो पाएगा। डॉक्टर कुशल विठल जी हैं, जिन्होंने ईमेल करके प्रश्न पूछा है कि बच्चे की उम्र नहीं लिखी है, लेकिन लिखा है कि बच्चे को सुबह के समय छींकें आती हैं। बहुत समय से हर तरह का उपचार ये लोग ट्राई कर चुके हैं और लगभग निराश हो चुके हैं। क्या कुछ उम्मीद रखी जाए होम्योपैथी में? क्या इसके लिए कुछ विकल्प और लाभ मिल सकता है? जी, ये कंडीशन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है एलर्जिक राइनाइटिस उन बच्चे को है, और ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को एलर्जिक राइनाइटिस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है कि सुबह बिस्तर से निकलते ही या रेडी होने के टाइम छींकों का अटैक सा पड़ता है। इसका बहुत क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। ग्लोबली भी 30 to 40% पॉपुलेशन इस बीमारी से कभी ना कभी पीरियड्स रहा है। इसका एक एस्थमा के साथ भी कनेक्शन माना जाता है कि अनमैनेज्ड एलर्जिक राइनाइटिस आगे जाके एक कोरिलेशन, एक रिस्क फैक्टर माना जाता है, वेयर अबाउट 38% मरीज एस्थमा में भी कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों में, जैसे मैंने एलर्जी रिलेटेड बातों में कहा कि होम्योपैथी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। केवल उस वक्त उस एपिसोड को मैनेज करना ही नहीं, बट आस्ते आस्ते एपिसोड्स के आने को रोकने में भी बहुत हेल्प मिल सकता है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के साथ। पर हमें ये भी देखना है कि बच्चे का जैसे सोने का पैटर्न वगैरह बहुत बुरा ना हो, फिजिकल एक्टिविटी एनकरेज करी जाए, और अगर कोई आम हम एलर्जेंस घर के अंदर आइडेंटिफाई कर पाएँ, जैसे धूप अगरबत्ती का यूजेज, रूम फ्रेशनर, इंसेक्टिसाइड्स, बाथरूम फ्रेशनर, ये चीज़ें जो रेस्पिरेटरी, नेज़ल और बाकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग को इरिटेट करती हैं, इनको अवॉइड किया जाए, कम एक्सपोजर किया जाए, उसमें भी पेशेंट को बहुत ही लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलता है। जी, एक और हमारे व्यूअर हैं, क्रांति जैन हैं। डॉक्टर माथुर, आपके लिए प्रश्न है, इनको फेशियल पैरालिसिस
की समस्या हुई है, क्या होम्योपैथी मेडिसिन लेना ऐसे समय में उपयोगी हो सकता है? क्या इससे प्रभाव होता है इस तरह की जो सीवियर कंडीशंस होती हैं उसमें? फेशियल पैरालिसिस अगर हो गया है तो उसमें रिकवरी आती है। शुरू के स्टेजेस में तो रिकवरी के चांसेस काफ़ी हैं। लगभग 10 दिन हुए हैं समस्या 10 दिन हुए हैं तो हाँ, रिकवरी के चांसेस हैं। वो एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ को से ज़रूर सलाह ले। प्लस ये भी देखना होगा कि इनको फेशियल पैरालिसिस किस वजह से हुआ है। क्या उनके हाइपरटेंशन रहता है, कोई कंडीशन है, तो उसका भी उपचार बहुत ज़रूरी है। तो इनको बिना समय नष्ट किए एक विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाता है रिकवरी उतनी ही स्लो होती जाएगी। सो ये टाइम बाउंड है तो इनको तुरंत ही सलाह लेने की। और ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है? जैसे मैंने बताया, इसका अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाए तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा जी, और काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है। बट अगर टाइम बीतता जाएगा तो फिर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं आपको नहीं मिल पाएंगे। क्रांति जैन जी, 10 ही दिन हुए हैं समस्या को, तो तुरंत एक होम्योपैथी विशेषज्ञ से भी परामर्श ले लीजिए और जान लीजिए कि किस तरह के समाधान या उपचार इस समस्या के लिए आपको मिल सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं उदयपुर से हमारे साथ, कमलेश जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या है आपकी समस्या? मैम, मेरा नाम कमलेश शर्मा है जी। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मुझे क्या है कि पहले बचपन में पिंपल्स होते थे मुंह पे, उसके बाद में ये मवाद भर के थोड़ी घाटे होने लगती जी। घाटे होने के बाद में क्या इसमें पीप निकलते हैं। ओके। तो ये पिंपल्स मतलब बड़ी बड़ी घाटे रहती है मेरे मतलब लेफ्ट साइड पे चेहरे पे। आपकी एज कितनी है कमलेश जी? मेरी एज 50 साल की है। 50 साल की है। बचपन से होने शुरू हुए थे। डॉक्टर नीरज क्या कहना चाहेंगे? एडोलेसेंट एज ग्रुप में तो काफी देखे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो एज बढ़ती है तो देखा जाता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस की आप बात कर रहे थे वो कम हो जाता है। इनको जो समस्या है वो वाकई हार्मोनल इम्बैलेंस से होगी या किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है? कमलेश जी, जैसे आपने बताया कि बचपन से पिंपल्स रहे हैं, बचपन का मतलब किशोरावस्था में शुरुआत होती है एक्ने या पिंपल्स होने की, और आपने बताया कि अब नोड्यूल्स बन गए हैं, अब गांठें बन गई हैं, तो ये एक क्रॉनिक स्टेट बन गई है पिंपल्स की, एक्ने की, और एक्ने इंड्यूरेटा इसका नाम हम देते हैं। तो ये एक कंडीशन थोड़ी सी ट्रबलसम है, लेकिन इलाज संभव है। आप ज़रूर अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से, कंसल्टेंट से, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जानकारी रखते हों, उनके पास जाएं और इलाज अपना ज़रूर कराएं। और इसमें जैसे मवाद पड़ जाती है और शायद कभी कभी इसके जब आप मवाद निकलती है तो दाग धब्बे भी रह जाते हैं, तो होम्योपैथी में ऐसी ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो दाग रह जाते हैं एक्ने के बाद, पिंपल्स के बाद, उनको पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। तो वो दवाएं आपको चयन करेंगे आपके डॉक्टर ही, और बिल्कुल इसका इलाज संभव है। आप बिल्कुल निराश ना होएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं और ईमेल बॉक्स जो है हमारा लगभग फ्लडेड हो चुका है, इतने सारे ईमेल्स आए हैं। पंकज जी का ईमेल है मायोपिया को लेकर। हमारे एक और व्यूअर हैं जिन्होंने, अखिलेश मिश्रा जी थे, इसके अलावा कौशल अरोड़ा है, नी पेन के बारे में जानना चाह रहे हैं, एक एक करके लेकिन बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। मायोपिया की समस्या के लिए क्या कोई इलाज या विकल्प हो सकता है अगर समस्या है? डॉक्टर माथुर, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इनका विजुअल एक्यूटी कितनी है, कितना डिग्री है, बिकॉज बहुत ही अगर माइल्ड है तो उसमें करेक्शन आ सकता है, स्पेशली उनका एज भी देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज एक लिमिट के बाद वो उसको हम यही देखेंगे कि वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो जी, और तो एक होम्योपैथ से मिला जा सकता है। और जो दूसरा सवाल था कौशल अरोड़ा जी का कि नी पेन से बहुत ज़्यादा समस्या है, इनको पेन किलर्स पर ही है, क्या कुछ राहत मिल सकती है? हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एज रिलेटेड भी हो सकती है क्योंकि आजकल काफ़ी जल्दी होने लगा है, क्या इसमें कुछ राहत मिल सकती है? हाँ, तो इसमें ये एग्ज़ामिन पेशेंट की हिस्ट्री लेके उसको एग्ज़ामिन करके ये पता लगाना चाहिए पहले तो कि नी पेन का कारण क्या है। कारण बहुत से हैं, वो हो सकता है कि ट्रॉमा, ये हो सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल मिडिल एज में भी मिलने लग गया है, और कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से नी पेन हो सकता है। तो ये हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से कंफर्म किया जा सकता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन की मदद भी ली जा सकती है, और उसके बाद होम्योपैथिक इलाज
शुरू करना चाहिए। जी। सो इनको एक विशेषज्ञ की तुरंत ही सलाह लेनी चाहिए फॉर नी पेन। डॉक्टर कुशल विनय कुमार जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं इनके चेहरे पर झाइयाँ हैं, क्या झाइयों के लिए एलोपैथी में कई तरह के स्टेरॉइड्स भी इनको दिए गए थे, कई तरह की दवाएं ये खाते रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ है। होम्योपैथी में क्या कुछ लाभ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा अगेन ये बहुत स्टबन ज़िद्दी बीमारी माना जाता है, धीरज के साथ दवाई लें तो आस्ते आस्ते हल्का हो सकता है। ऑफ कोर्स अंडरलाइंग कॉज को भी समझना चाहिए, और मैं ये भी एक कॉशन करूँगा कि बहुत ओवर द काउंटर या दोस्तों के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे अलग अलग किस्म के क्रीम्स ऑइंटमेंट्स न लगाएं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई एलर्जिक रिएक्शन और होके और बुरा सिचुएशन हो जाता है। जी, और कई बार ये भी कि आगे कोई समस्या हो तो उस पर दवाएं असर ही नहीं करती हैं। राइट। जी डॉक्टर कुशल, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी समय लगता है लिवर पर प्रभाव आने में, ऐसे में लोग कई तरह की दवाएं भी उपयोग कर लेते हैं। लिवर के लिए कितने सारे टॉनिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जब पता चलता है कि लिवर की सेहत कहीं गड़बड़ा रही है, कई तरह के टॉनिक्स भी लिए जाते हैं। किस तरह से और किन स्टेजेस पर होम्योपैथी संभव कर सकती है कि या तो प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सके, या फिर कई हद तक जो डैमेज हुआ है उसके रिवर्सल के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि लिवर को सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन माना जाता है। राइट। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के कई वजह होते हैं। अल्कोहलिक हिस्ट्री मिलती है तो वो एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट वजह है। अलग वायरल इन्फेक्शंस लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ पैदा करती हैं, और आजकल हम इम्यून सिस्टम मीडिएटेड भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो के क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के चेंजेस लिवर में देखने को मिलती है। अर्ली, ये तो दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि कोई भी बीमारी अर्ली स्टेज में बेटर मैनेज होगा, उसके रिजल्ट्स आउटकम्स बेटर होगी, उस पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। तो अर्ली स्टेज में होम्योपैथी भी बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है। कभी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ को अर्ली स्टेज में ही रख के पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन जी लेता है विद वेरी लिटिल रिस्ट्रिक्शंस इन हिज और हर लाइफ। एडवांस स्टेजेस में भी होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब डीकॉम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाता है कि खाने के नली में वेन्स इनगॉर्ज हो जाती हैं, कभी कभी बर्स्ट होके हेमरेजिंग हो जाती है, पेट में पानी जमने लगता है, मोशन के रास्ते में रेक्टम के आसपास सूजन बन जाती है। काफ़ी एडवांस स्टेजेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा मैनेज, सिम्टम्स को बहुत अच्छे से मैनेज, पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल कर देता है। जी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी लिवर वीक हो, आप बहुत इजीली ओवर द काउंटर बहुत मेडिसिन का यूज़ ना करें। Right. बहुत कॉमन दवाइयाँ जो हम आम बहुत आसानी से यूज़ करते हैं आपके लिए हानिकारक हो सकती है। जी, समय बहुत कम है, लेकिन एक प्रश्न और हम लेना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में। डॉक्टर नीरज आपसे इसका उत्तर चाहेंगे। ये चंद्रनाथ जी हैं, किडनी स्टोन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि गुर्दे में पथरी के लिए क्या होम्योपैथी दवाएं कुछ ऐसा असर कर सकती हैं, क्योंकि कई मामलों में फ्लश आउट भी हो जाती है किडनी स्टोन्स। तो कोई ऐसी दवा जो अच्छी और प्रभावशाली हो जिसमें सर्जरी करवाने की आवश्यकता ना पड़े? जी, रीनल स्टोन यानी किडनी स्टोन जो देखते हैं वो आपको, जैसे आपने पूछा है, तो दवाएं उपलब्ध हैं होम्योपैथी में। बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो कि फ्लश आउट करने में सहायक होती हैं, उसको ब्रेक करने में सहायक होती है, और दर्द का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर ये देखना ज़रूरी है कि आपकी किडनी का लेफ़्ट साइडेड किडनी में स्टोन है या राइट साइडेड में है, और स्टोन का साइज़ क्या है। और 3 लेवल्स होते हैं हमारे अपर पोल किडनी का, मिडल और लोअर, और किस पोल में किस साइज़ की आपका पथरी बना हुआ है, तो उसके हिसाब से, और लक्षण आपके क्या आ रहे हैं उसके हिसाब से दवाएं दी जाती हैं। हालांकि एक कॉमनली एक दवा है जो बर्बरिस वल्गैरिस के नाम से हम जानते हैं, वो टिंचर फॉर्म में बहुत कॉमनली यूज़ होती है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनको सारे लक्षण बताएं, कब से है और आपकी साइज़ क्या है, किस लेवल पे है, वो निर्धारित करने के बाद ही आपको दवा के बारे में बताएंगे। जी, तो बेहतर यही होगा कि आप एक होम्योपैथी विशेषज्ञ के पास चले जाएं और अपनी समस्या को बता दें, तो आपको सही समाधान भी दे पाएंगे। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी के महत्व के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। होम्योपैथी के लाभ और प्रभाव के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर कुशल बैनर्जी, डॉक्टर मोहित माथुर, ये सभी विशेषज्ञ हमारे साथ हैं आज के कार्यक्रम में। और फिलहाल समय हो गया है विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेने का रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नीरज आपसे कि क्या होम्योपैथी तभी असर करती है जब उस पर विश्वास किया जाए, यानी प्लेसिबो इफेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्लेसिबो इफेक्ट है। विश्वास तो जरूरी है लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं जो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती हैं। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि आप प्लेसिबो ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। डॉक्टर कुशल, क्या सिर्फ बच्चों के लिए ही होम्योपैथी है? मीठी गोलियां हैं, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो सरल होता है, बस बच्चों के लिए ही इफेक्टिव माना जाए? जी नहीं, एकदम नहीं। सारी एज ग्रुप्स में होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट अडल्ट केसेस बीमारियों में भी बहुत अच्छे से काम करती है होम्योपैथी। जी, होम्योपैथी एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो हो सकता है लेकिन मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर मोहित क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे रोग हैं जिसमें होम्योपैथी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। होम्योपैथी का कोई साइंटिफिक प्रूवन बेसिस नहीं होता, क्या ये बात सही है डॉक्टर नीरज? ऐसा नहीं है। हमारी एक रिसर्च बॉडी है जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है, वो एपेक्स बॉडी मानते हैं। उसके कई सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और वो बहुत रिसर्चेस कर रहे हैं। फंडामेंटल रिसर्चेस, बेसिक रिसर्चेस, एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्चेस और कोलैबोरेटिव रिसर्चेस। आज की डेट में बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस क्रिएट हो रहे हैं जो कि मल्टीपल जर्नल्स में जो पब्लिश होते हैं और उससे जानकारी मिलती है कि साइंटिफिक बेस है होम्योपैथी का। डॉक्टर कुशल, क्या हर मामले में, हर रोगी में समस्या को पहले बढ़ाया जाता है फिर उपचार शुरू होता है? जी नहीं, एकदम नहीं, ये गलत धारणा है। कभी कभी कोई और दवाइयाँ अगर कम करी जाएँ तो कुछ सिम्टम्स बढ़ती हुई टेम्पोररीली दिख सकती है, बट ऐसा नहीं है कि बीमारी पहले बढ़े फिर ही ठीक हो। डॉक्टर मोहित, अगर इसको दूसरी मेडिसिन के साथ यानी एलोपैथी के साथ लिया जाता है तो क्या इंटरफेरेंस होता है, यानी ना इस दवा का असर होगा और ना दूसरी दवा का? ऐसा कुछ हमने इंटरफेरेंस या इंटरेक्शन दूसरी दवाइयों के साथ नहीं दिया है, नहीं देखा है। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स दूसरी मेडिसिन के साथ सेफली ली जा सकती हैं। जी डॉक्टर नीरज, क्या होम्योपैथी में डायग्नोसिस करना आवश्यक नहीं होता, ऐसे ही दवा शुरू की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डायग्नोसिस अपनी तरफ से पूरा हमें जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि डायग्नोसिस के बेस पे कई सारे हम प्रोग्नोसिस भी बना सकते हैं कि आगे आने वाले समय में पेशेंट का क्या स्वरूप हो सकता है जी। तो डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है। उसके बेस पे हम दवाई भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आगे का हमें ब्यौरा मिलता है उससे। डॉक्टर कुशल, क्या होम्योपैथिक दवाओं की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? होम्योपैथिक दवाइयों की एक एक्सपायरी डेट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के एप्लीकेशन होने के बाद एक मानी गई है। बट जनरली काफ़ी लंबा देर तक होम्योपैथिक दवाइयों को सेफली अगर ठीक से स्टोर किया जाए तो यूज़ करा जा सकता है। बहुत पुराना हो जाए दवाई तो उसको ना ही यूज़ करा जाए तो बेटर है। जी, क्या इसमें सेल्फ मेडिकेशन करना उचित है क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? डॉक्टर मोहित, मैं इसको सही नहीं मानता। हमेशा मरीज को चाहिए कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करे, बिकॉज लक्षण को एनालिसिस करके दवाई देना ही ये फिजिशियन ही कर सकता है। सो सेल्फ मेडिकेशन मैं सही नहीं समझता। डॉक्टर नीरज, बहुत से होम्योपैथ जो हैं रैंडम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, यानी रोगी को पता ही नहीं होता है दवा में क्या है, क्या ये बात सत्य है? देखिए, कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशंस देते हों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दवा जो है, हमारे जो लॉज हैं, फंडामेंटल रूल्स या लॉज हैं, वो
एक सिंगल मेडिसिन दी जाती जी। है और उसी के ऊपर बेस्ड है। सिमिलिया एक लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस पे बात करते हैं और लॉ ऑफ सिंप्लेक्स यानी और लॉ ऑफ सिंगल एक दवाई एक टाइम पे दी जाती है और उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हो सकती हैं जो 1 या 2 दवाइयाँ चल सकती हैं। डॉक्टर कुशल, क्या जो ये मेडिसिन हैं अगर अधिक तापमान में बहुत गर्मी में रखी जाएं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है? जी, ऐसा हो सकता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर तक रखा जाए जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में या कुछ तो ये इसकी एफिकेसी में थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो इवेपोरेट या ड्राई ऑफ हो सकती है। डॉक्टर मोहित, क्या अगर होम्योपैथी की तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो ऐसे में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस या बहुत सारी चीज़ें बंद करनी होंगी? गार्लिक अनियन की बात होती है, प्याज नहीं खा सकते, टी कॉफ़ी नहीं ले सकते, तेज़ गंध नहीं ले सकते। ऐसे में सभी के लिए बहुत मुमकिन नहीं होता होम्योपैथी का पालन करना, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन आप कह रहे हैं ये डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का रोग पेशेंट को है। सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अब जैसे कोई गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो हमने देखते हैं कि कोल्ड के एक्सपोजर से उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो हम उसको उसी तरह एडवाइस करेंगे। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि सब में रेस्ट्रिक्शन दी जाए। एक सेट रेस्ट्रिक्शन सब में अप्लाई हो ऐसा नहीं है। जी, बहुत सारी बातें हमारे विशेषज्ञों ने बताई हैं। डॉक्टर कुशल, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? होम्योपैथी का प्रभाव सबके लिए कितना उपयोगी हो सकता है? होम्योपैथी एक बहुत कंप्लीट और इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। लोगों को ज़रूर ये सोचना चाहिए होम्योपैथी एज एन ऑप्शन अपने बीमारियों में। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाइयों के बाहर भी पेशेंट्स को समझना चाहिए कि वो अपने बीमारी को ठीक रखने के लिए, हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, केवल दवाइयों पर निर्भर न करें। एक वाक्य में आपका संदेश डॉक्टर मोहित माथुर? होम्योपैथी एक सेफ और सरल उपचार है। डॉक्टर नीरज, क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी होम्योपैथी के अंदर दर्शकों को? जितना आप जल्दी आएंगे, जितना जल्दी आप इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इसको डिले ना करें। कोई भी बीमारी है ज़रूर आप कंसल्ट करिए एक एक्सपीरियंस होम्योपैथिक कंसल्टेंट से। तो यही मेरा संदेश रहेगा। और होम्योपैथी बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और नॉन टॉक्सिक है। जी, इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। ये तो हमने कोविड के समय में भी देखा है कि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी होम्योपैथी का विशेष रोल है। तो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है और बहुत सारे संक्रमण से प्रभावित रहते हैं उनके लिए होम्योपैथी एक अच्छा उपाय हो सकती है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास थे। दिनेश जी थे, अमित जी थे, विनय, राघव, ओम प्रकाश, इन सभी के सवाल जिनको हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं विशेषज्ञों तक पहुंचा देंगे और इसका समाधान आपको ईमेल के माध्यम से आपके पास इसके उत्तर भी मिल जाएंगे। आज के कार्यक्रम में हमने जाना है कि बहुत सारी ऐसी जटिल समस्याएं जिनको होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है और यदि पूरी तरह से क्योर करना यानी पूर्ण इलाज ना संभव हो तो उसमें राहत अवश्य मिल सकती है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम मैजिकल इफेक्ट की उम्मीद ना करें, क्योंकि हम यहाँ वहाँ डॉक्टर्स के पास भटकते रहते हैं, तमाम तरह के उपाय जो है अपनाते हैं, लेकिन जब होम्योपैथी में आते हैं तो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जैसे ही दवा ली है उसका उपचार या लाभ पहले दिन से शुरू हो जाए। थोड़ा सा समय दीजिए, असरदार विकल्प है, लेकिन समय से विशेषज्ञ के पास जाइए और इसे अंतिम विकल्प मत बनाइए। समस्या है तो समाधान है और समाधान आपको विशेषज्ञों से ही मिल सकता है। विशेषज्ञों को हम टोटल हेल्थ में हर हफ्ते बुलाते हैं अलग अलग समस्याओं पर बात करने के लिए। होम्योपैथी के विषय में आज हमने विस्तार से जाना है। अगले हफ्ते लौटेंगे एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे सभी विशेषज्ञों को और सभी दर्शकों को ईमेल करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए और आज का कार्यक्रम देखने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।